कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना ध्यान रखें बच्चों, इस टाइम पे ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। कुछ दिनों में शायद आपकी स्कूल्स भी चालू हो जाएं। अभी तो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, हर एक स्कूल ट्राई कर रही है अपने स्तर पर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराने की। कुछ नहीं करवा पा रही हैं, कुछ करवा पा रही हैं, तो आप जो स्कूल्स की क्लासेस ले रहे हैं उन्हें कंटिन्यू लेते रहिए, ठीक है। और ये वीडियो फन विद फिज़िक्स पर इसी तरीके से आते रहेंगे आपकी मदद के लिए। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। टॉपिक है हमारे पास में सतत आवेश वितरण। इंग्लिश में अगर मैं इसे बोलूं तो ये होगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखा जाए तो जो हमने शुरुआत में पढ़ा था आवेश की विविक्त प्रकृति, क्वांटीकृत प्रकृति, ये उसका अपोज करता है, बोलता है कि ऐसा नहीं होता। देखा जाए तो अगर हम बोल रहे हैं, देखो समझना, एक होता है वर्ड सतत मतलब लगातार, एक होता है असतत या फिर विविक्त या फिर क्वांटीकृत मतलब टुकड़ों में छोड़ छोड़ कर, ठीक है। तो आवेश की प्रकृति हमने कैसी पढ़ रखी है? आवेश की प्रकृति कैसी पढ़ रखी है? आवेश क्वांटीकृत होता है। कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है और ये परम सत्य है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये परम सत्य है, इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण की, तो वहां पर हम इस चीज को भूलने की कोशिश करते हैं कि भाई एक बार के लिए इसको छोड़ दो, इससे काम करोगे तो दिक्कतें पैदा हो जाएगी। होता यही है, आवेश क्वांटीकृत है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए। लेकिन अगर मैं इससे हर जगह काम करने लगा तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो फिर हमने बोला आवेश की फिर सतत प्रकृति के ऊपर जाने की कोशिश करो। अब सतत भी कहाँ, हर जगह सतत नहीं, ठीक है, हर जगह नहीं। जैसे समझिए, लेट सपोज कीजिए ये कोई सतह है और इस सतह पर यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है, यहाँ Q4 आवेश है, यहाँ Q5 आवेश है, यहाँ Q6 आवेश है। ऐसा कुछ आवेश है, 7, 8, 10, 100, 200, 300 आवेश हैं इस सतह के ऊपर। तो फिर ठीक है, सतत आवेश वितरण की आप इसको क्वांटीकृत से काम करो, है ना। इस आवेश वितरण के कारण यहाँ पर अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बोलता Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा, Q6 के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा, Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा, Q5 के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा, Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा और Q4 के कारण शायद ऐसा ही जाता हुआ, इसी लाइन के अंदर जाता हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे विद्युत क्षेत्र आएंगे E1 से लेकर E6 तक, और उन सभी का मैं सदिश योग कर दूंगा। 6 ही तो विद्युत क्षेत्र थे, कर देता मैं सदिश योग कर देता। चलो 6 विद्युत क्षेत्र के लिए सदिश योग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे। 6 की जगह 100 होते तो भी एक बार सोचते कि हाँ भाई कर लेते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ले भाई साहब, ये समझना आप मेरी बात को, ठीक है। पहले मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 6 ही आवेश हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इन आवेशों के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 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 और ऐसा करके सदिश योग कर देते हैं। E1 से लेकर E6 तक का सदिश योग कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, कर सकते हैं अपन, इतनी कैलकुलेशन आती है हमें। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दे, ले भाई यहाँ पर भी, 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 ऐसा ऐसा डॉट 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 डॉट, आवेश तो बिंदुओं तो होता है ना। ले अब कर, इसके बगल में भी है भाई, बहुत छोटे छोटे होता है आवेश, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम कम होता है। मैं तो जितना डॉट बना रहा हूँ उससे भी छोटा है, तो बहुत ज़्यादा छोटा है उससे भी। ले अब कर कैलकुलेशन, ले अब निकाल, E1 से लेकर E1000 निकाल, E लाख निकाल, है ना। ऐसे बहुत सारे के लिए ये ऐसे लाइनें खींचनी पड़ेंगी और फिर सदिश योग करो। बताओ भाई करेंगे क्या? आंसर है, देखा जाए दिमाग को और दिल को ऐसे तसल्ली देकर के किया जाए तो शायद करने की कोशिश भी कर दे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली सही है?
क्या ये चलो थ्योरेटिकल तो बिल्कुल सही है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा ही होता है, लेकिन इसे अगर ऐसे करने बैठे तो भैया विद्युत क्षेत्र पता नहीं कौन से साल में निकाल पाएंगे। इस तार के ऊपर इतना आवेश है कि इस तार के कारण किसी बिंदु पर अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना होता है ना, पता नहीं कभी निकलता वो, है ना। वहां पर मेरे को कोई बल भी निकालना होता है ना किसी आवेश के ऊपर, तो पता नहीं कौन से जन्म में ही निकाल पाते, और सही निकाल पाते ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, तो बोल रहे कि भैया इतना सारा आवेश है, ये तो ऐसा है कि दो आवेशों के बीच में गैप ही नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ ऐसा है कि दो आवेशों के बीच में कोई गैप ही नहीं है, वास्तविकता में होता है, लेकिन ये आवेश इतने पास पास हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। अगर गैप नहीं मान करके चलते हो तो फिर इसको कैसा मान लो, सतत मान लो। अब इसके लिए भी हमने बोला कि सतत के लिए हमारे पास में रीजन है। क्या रीजन है वो समझिए कि अगर किसी वस्तु, जैसे ये वस्तु मान ली, कोई चालक मान लिया, इसके पास में 1 नैनो कूलाम आवेश है। 1 नैनो कूलाम तो कम ही होता है, 1 कूलाम तो बहुत बड़ा आवेश है, मैं तो 1 नैनो कूलाम ही बोल रहा हूं, समझना। 1 नैनो कूलाम मतलब 10⁻⁹ कूलाम आवेश। क्लियर है ये बात? ठीक, अब समझना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है बच्चों। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने क्या इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन। तो 10⁻⁹ कूलाम आवेश पर कितने होंगे, गुणा कर दो इससे, कितना आएगा? 6.25 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इतने आवेश के पास में, 1 नैनो कूलाम के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं 10⁻10 इलेक्ट्रॉन है। बताओ भी ये बहुत ज्यादा है क्या? 10⁻10 इलेक्ट्रॉन यहां पर बनाओ। आप जब बनाओगे ना तो एक डॉट दूसरे डॉट से बिल्कुल टच ही हो जाएगा, बिल्कुल टच हो जाएगा, करके देख लेना। आप वैसे बना भी नहीं पाओगे, 10⁻10 बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक कॉपी का पन्ना लोगे ना तो भी इतने डॉट नहीं बना पाओगे आप, अगर आप बनाने लगे तो पेंसिल से भी। ठीक है, करके देख लो, है ना। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई, इतने पे इतना सारा आवेश है, तो इस आवेश को कैसा मानना चाहिए? सतत मानना चाहिए। और क्यों मानना चाहिए इसका कारण है, ताकि हम आसानी से विद्युत क्षेत्र या फिर अन्य चीजों का परिकलन कर सके। बात समझ रहे हो? सतत मानने का रीजन क्या है कि जब आवेश कम मात्रा में भी होता है ना, तो भी उसमें बिंदु आवेशों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा। बिंदु आवेश मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश हुआ, उसमें बिंदु आवेशों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यह कुछ इस प्रकार होती है कि 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य की दूरी नगण्य होती है लेकिन नगण्य होती है। ऐसी स्थिति में आवेशों का वितरण कैसा मानना चाहिए? हमें सतत मानना चाहिए। ठीक है, ये बात, इस चीज को समझना। और सतत आवेश वितरण के 3 भाग हैं: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ठीक है, कितने भाग हैं इसके? 3 भाग हैं, ध्यान में रखिएगा। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। और हम पढ़ेंगे इन चीजों को, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, तो सतत आवेश वितरण कब माना जाता है, तो हम इस चीज को लिख लेते हैं। हमें क्या पता है, तो हमने क्या लिखा वो समझिए। हमें पता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, लेकिन स्थूल पैमाने पर, स्थूल पैमाना मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा आवेश हो। ठीक है, स्थूल पैमाने पर यदि आवेश की परिकल्पना की जाए तो यह प्रदर्शित करता है कि 1 नैनो कूलाम आवेश वाली
वस्तु पर लगभग 10⁻10 बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, उपस्थित होंगे। यह संख्या बहुत अधिक है, अधिक है, जो यह भी प्रदर्शित करती है, जो यह भी प्रदर्शित करती है कि शायद 2 बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी नगण्य हो। ऐसी स्थिति में गणना को सुविधाजनक बनाने हेतु आवेशों का वितरण विविक्त न मानकर सतत माना जाता है, सतत माना जाता है। और यही सतत आवेश वितरण कहलाता है, आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको ये चीज लिखाई है ना बच्चों, ये आपकी बुक का एक सवाल है कि स्थूल स्तर पर आवेशों के क्वांटीकृत प्रकृति की उपेक्षा की जाती है, समझाइए। स्थूल स्तर मतलब बहुत बड़े पैमाने पर आवेशों की जो क्वांटीकृत प्रकृति होती है, जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको हटा देते हैं कि ऐसा मत करो। ठीक है, तो वो क्यों की जाती है, ये इसका कारण मैंने बताया कि अगर किसी वस्तु के पास में 1 नैनोकूलाम भी आवेश है तो उसके पास में कितने बिंदु आवेश है, 10⁻10 के आसपास बिंदु आवेश है, तो जिनके मध्य की दूरी शायद ऐसे होगी कि बहुत कम हो। अगर बहुत कम है तो फिर हम क्या मानेंगे, उस चीज को सतत मान करके चलेंगे। अब कितने आवेश वितरण है हमारे पास में, 3 आवेश वितरणों को हम डिस्कस करेंगे। पहले ये उतार लीजिए, फिर एक एक करके हम उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से उतारें इसे, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। और अब से मेरे साथ में उतारने की कोशिश करो। हाँ भाई, हो गया ये, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए, रेखीय आवेश वितरण। कौन सा पॉइंट डालना है हमें, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला रेखीय आवेश वितरण, और इसमें ही हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे बोला जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए क्या होता है,
लीनियर से आपको पता चल गया होगा आवेश जो है वो किसी भी तार को दिया हुआ है, तार को हम रेखा में मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कोई तार है ना, ये कोई चालक तार है और इस चालक तार को हमने क्या दिया, क्यू आवेश दिया। इसकी लंबाई L मान लो, तो L लंबाई पे हमने क्या दिया, Q आवेश दिया। तो Q आवेश इसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है। Q आवेश इसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा भैया, वो समझिए इस चीज़ को। तो हम बोलेंगे कि हमने जब इसे Q आवेश दिया तो वह इसकी संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, ऐसा नहीं है, हर जगह समान रूप से वितरित हो गया है, ये हम मान करके चलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे भाई, वो समझो। इस चालक तार की एकांक लंबाई पर, इस चालक तार की एकांक लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पर जितना आवेश उपस्थित होगा, जितना आवेश उपस्थित होगा उसे ही क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। देखो कैसे, तुमने बोला कि माना, समझना, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर यह उसकी संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो समझो इस चीज को, हम क्या बोल रहे हैं कि L लंबाई, ये स्मॉल l लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। L लंबाई पर आवेश कितना है, Q। तो एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है ना, एकांक लंबाई पर आवेश क्या होगा, क्या होगा देवताओं, भाग लगा दूंगा Q में L का, यही तो होगा। यही क्या है बच्चों, यही है बच्चों रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है Q/L, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो पूरे चालक के लिए, ठीक है। अगर मैं इस चालक का एक छोटा सा भाग भी काट लूं, dl अल्पांश, इसे क्या बोलेंगे, dl अल्पांश, ठीक। अब ये dl अल्पांश के पास में कितना आवेश होगा, तो हम बोलेंगे पूरे के पास में अगर q आवेश है तो छोटे से भाग के पास में कितना आवेश होगा, dq। तो इसका एक और फॉर्मूला है, क्या भाई, वो समझ लो। हम बोल रहे हैं कि dl अल्पांश पर आवेश कितना माना जाए बच्चों, q माना जाए। तो फिर एकांक लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा, सॉरी dq कितना हो जाएगा, आंसर है dq डिवाइडेड बाय dl। ये ध्यान में रखिए, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू ये भी होता है क्या भाई, dq डिवाइडेड बाय dl। बात समझ में आई, ठीक। तो यहां से q बराबर लैम्डा l हो जाएगा, है ना। और यहां से अगर मैं dq देखूं तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dl हो जाएगा, ठीक है। इतना ही तो काम है भाई, यही तो है।
चलिए, अब इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, इससे मेरे को मात्रक पता चल रहा है। एग्जाम में है तो कोई भी एक फॉर्मूला उतार करके आए, दोनों फॉर्मूला उतारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इससे मेरे को मात्रक पता चल रहा है। मात्रक क्या होगा इसका, लैम्डा का मात्रक, यही है रेखीय आवेश घनत्व। यही क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है ना। ये मात्रक क्या होगा इसका, आवेश का मात्रक कुलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो कुलाम प्रति मीटर किसका मात्रक है भाई, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। इसकी विमा निकाल सकते हो क्या देवताओं, विमा देखो, आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1 होती है। नीचे लंबाई की विमा L1 है, तो ऊपर लेकर के जाओगे तो माइनस का हो जाएगा क्या, L-1 A1 T1, कुछ ऐसा इसकी विमा हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ये क्या है, रेखीय आवेश वितरण, जिसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करने वाले हैं। पता चला, सिंपल था। रेखीय आवेश वितरण में आवेश को हम कहाँ देंगे, किसी भी चालक तार के ऊपर देंगे, चालक तार में लंबाई को ही देखा जाएगा। ठीक है, ये बात करो, फिर डेरिवेशन और कैलकुलेशन तो आगे आएगी आएगी, अभी इतना पार्ट ही है अपने पास। ठीक है, उतारो, जल्दी से उतारे इसे। रेखीय आवेश वितरण के बाद में अपन पढ़ेंगे बच्चों पृष्ठीय आवेश वितरण, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी। और फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, आयतन आवेश घनत्व, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उतार लिया इसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलो, नेक्स्ट टॉपिक डालो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, टॉपिक पृष्ठीय आवेश वितरण, और यहां पर भी पृष्ठीय लिखिए। इंग्लिश में बोलेंगे इसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसे प्रदर्शित किया जाएगा सिग्मा से। किससे प्रदर्शित करेंगे इसे हम, सिग्मा से इसे प्रदर्शित किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब देखो पृष्ठीय मतलब पृष्ठ पर जा रहा है आवेश, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल में जा रहा है ना। आपने किसी कागज के टुकड़े को आवेश दे दिया, कागज के पास तो क्षेत्रफल ही होता है, ठीक है, तो फिर वो आवेश कहाँ जाएगा, उसकी सतह पर जाएगा। आपने किसी चालक को आवेश दिया है तो चालक पे आवेश कहाँ जाएगा, उसके पृष्ठ पर ही जाएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिए। ये कब पढ़ेंगे, जब हम किसी चालक सतह की बात करें, जब हम किसी कागज की परत की बात करें, किसी परत की बात करें ना, तो हम ये इस चीज को पढ़ेंगे, है ना। आवेश कहाँ जाना चाहिए, पृष्ठ पर जाना चाहिए, उसकी सतह पर जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो लेट्स सपोज करो कुछ ऐसा कुछ बना दूं मैं। ये पृष्ठ है और पृष्ठ को आवेश दिया तो वो क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही पास बना दिया, ज़्यादा प्लस बनाने पड़ेंगे। आप थोड़ा दूर दूर बना दीजिएगा, डायग्राम जल्दी बन जाएगा, है ना। ऐसा आपने किसी पृष्ठ को भी जिसका क्षेत्रफल या तो S हो या A हो, जैसा भी आप प्रदर्शित कर रहे हैं क्षेत्रफल को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमारी परिकल्पना है। परिकल्पना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगा इसमें एक दिक्कत भी आएगी। चलिए देखो एक बार के लिए इस चीज़ को समझो। तो हमने बोला आवेश दिया Q और वो उसके पूरे क्षेत्रफल पे चला गया, ठीक। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना मानेंगे, सिग्मा मानेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। तो समझिए कि माना किसी पृष्ठ को या सतह को Q आवेश देने पर यह आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है।
वो वितरित लिखा है भाई, वितरित हो जाता है। तब इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश ही, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। किससे प्रदर्शित करता है? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं हम, हमारे पास में क्षेत्रफल है S, ठीक है, तो हमने बोला S क्षेत्रफल या पृष्ठ पर आवेश कितना दिया भाई? Q आवेश दिया। तो एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश कितना हो जाएगा देवताओं? Q डिवाइडेड बाय S कर देता। ठीक है, यही क्या है बच्चों? यही पृष्ठीय आवेश घनत्व है, Q डिवाइडेड बाय S। यही क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना? इस चीज को ध्यान में रखो। या फिर अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसका एक छोटा सा भाग काट लिया जाए, एक छोटा सा भाग, उसका क्षेत्रफल कितना? ds। और अगर पूरा आवेश Q है तो छोटे से पृष्ठ के पास में कितना आवेश होगा? आंसर है dq। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा भी देख लेना था कि ये सिग्मा जो है वो dq डिवाइडेड बाय ds का कॉन्सेप्ट भी रखता है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक इसका मात्रक देखो, फॉर्मूला से पता चल जाएगा। ऊपर आवेश है, नीचे क्षेत्रफल है ना? आवेश का मात्रक क्या बच्चों? कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक टोटल हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसकी विमा देखना चाहें, जो कि पूछी जाती नहीं है, तो भी निकाल सकते हैं। आवेश की विमा क्या होती है? A1T1 होती है, AT जिसे हम बोलते हैं। और इसमें भाग किसका लग रहा है? क्षेत्रफल की विमा का, जिसे आप L2 लिखते हैं, पता तो होगा ही, है ना? तो फिर फाइनल विमा कितनी आ जाएगी? तो हम लिख सकते हैं L की घात -2 A1T1। ठीक है, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये क्या है बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, ये क्लियर हुआ? सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा बच्चों वो है आयतन आवेश घनत्व। अब एक बार के लिए ये चीज और समझिए कि हम इनका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो अपने डिस्कस किया था वो रेखीय आवेश घनत्व था। रेखीय आवेश घनत्व कहाँ पढ़ोगे? मैंने आपको एक तार बताया था, उस तार के ऊपर आवेश होगा तो रेखीय आवेश घनत्व निकालोगे। अब वो तार कैसे भी हो सकता है, वो तार सीधा रखा हुआ हो सकता है, उस तार को घुमा करके आपने एक वृत्त बना दिया या अर्धवृत्त बना दिया, वृत्त की बात कर रहा हूं, वृत्त। ठीक है, तो भी ये आवेश कहाँ रहा? इसकी सतह पर नहीं, इसकी परिधि पर रहा है। ठीक है, इसकी परिधि पर रहा है, तब भी आप क्या देखेंगे? रेखीय आवेश घनत्व ही देखेंगे। जब ये वृत्त के रूप में हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व कब देखेंगे? हम बोलते कि अगर ये गोला होता, वृत्त नहीं, ये क्या होता? गोला। और गोला भी कौन सा बच्चों? चालक। तो चालक गोले को आप जितना भी आवेश देते हो वो सारा का सारा कहाँ जाता है? उसकी सतह पर जाता है। चालक गोले को अगर आप आवेश दोगे तो कहाँ जाएगा? सतह पर चला जाएगा। अगर सतह पर चला जाएगा तो फिर भी काम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय S। S किसी भी गोले के लिए क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है क्या? तो फिर वहां पे होगा Q डिवाइडेड बाय 4πr²। इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, S का मान रख दो, Q जितना दिया था उतना मान रख दो, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसे उतार लीजिएगा, यहां तक पूरा उतार लीजिएगा और इसके आगे लिखें बच्चों
हमारे पास में है आयतन आवेश वितरण। क्या है टॉपिक? आयतन आवेश वितरण है, और आयतन आवेश घनत्व भी आप लिख सकते हैं आगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम वाला पार्ट कहाँ जा सकता है? तो आपने आवेश दिया और वो आवेश कहाँ चला गया? आयतन में चला गया, है ना। आपने किसी अचालक गोले को इस तरीके से आवेश दिया कि वह आवेश उस अचालक गोले के भीतर भी समाहित हो गया हो। वह कहाँ पे चला गया? उसके भीतर भी समाहित हो गया हो, तो फिर हम आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। ध्यान में रखिएगा ये, है ना। कुल मिलाकर के जहां पर भी आवेश आयतन के अंदर बिल्कुल अंदर तक चला जाता है, गहराई तक चला जाता है, वहां आयतन आवेश घनत्व का उपयोग किया जाता है। तो टॉपिक देखिए, आयतन आवेश वितरण या फिर आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? इसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया क्या करना है। आपने आवेश दिया, गोला लेकर के चल रहा हूं, अचालक गोला मान लो, और वो आवेश कहाँ चला गया? उसके आयतन अंदर तक चला गया हो। आवेश कहाँ गया हो? अंदर तक चला गया हो। ऐसा आयतन के अंदर भी समाहित हो गया भैया, पूरा अंदर तक चला गया, है ना। अचालक गोला तो समझ रहे हो? अचालक गोला जैसे रबर की गेंद नहीं आती जिससे आप खेलते थे, क्रिकेट कभी खेलते थे, उस रबर की गेंद को हमने इस तरीके से आवेश दिया कि वो आवेश अंदर तक चला गया उसके, ठीक है। तो फिर हम आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए लिखना कैसे है? तो हम लिखते हैं कि माना किसी वस्तु अथवा पिंड को आवेश देने पर या आवेशित करने पर वह आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। तब पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश ही आयतन आवेश घनत्व को दर्शाता है। घनत्व को दर्शाता है भाई। प्रदर्शित किससे करेंगे? रो से। इसे रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे हम इसे? रो द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होगा? Q आवेश दिया और वो सारा का सारा कहाँ गया? आयतन में। V क्या है? यहाँ पर आयतन है। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, dQ डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? D और कैपिटल V, ठीक। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। विमा क्या होगी? विमा क्या होगी? आवेश के लिए A1 T1, ये तो हमेशा ऐसा ही रहा।
और इसके लिए L³ लिख सकते हैं क्या, फाइनल कितना आएगा, L की घात -3 A1T1। डन हुआ, क्लियर। चलिए इस चीज को उतार लो जल्दी से। तो बहुत सिंपल है, 3 हमने पढ़ ली। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। डन हो गया ये। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होने वाला है बच्चों वो समझ लीजिए, है ना। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता भी तो चलना चाहिए भाई मैं इनका उपयोग कहाँ करूँगा, या डेरिवेशन करेंगे तो फिर इन तीनों का उपयोग कौन से डेरिवेशन में आना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन से आवेश वितरण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अभी तो उतारो इसे, अभी उतारो जल्दी से, मेक इट फास्ट। उतार लिया, ओके। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, माना किसी r त्रिज्या की वलय को q आवेश दिया गया है। देखो r त्रिज्या की वलय है बच्चों, वलय, वलय क्या होती है, रिंग या फिर कड़ा। जैसे ये मैंने हाथ में पहन रखा है कड़ा, बीच में से ये क्या होगा, खाली होगा, पूरा का पूरा सिर्फ इसमें क्या है, एक बाउंड्री तो है। इस चीज को समझिए, हम इस चीज को क्या बोलेंगे कि जब वलय की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा है, या तो अंगूठी या फिर रिंग, बीच में से ये क्या है, खाली है, और साइडों में ही है, जो कुछ भी है वो सभी का सभी कहाँ है, बाहर ही है। सारा द्रव्यमान जो है वो इसके कहाँ पर है, बाउंड्री पर है भैया काम, है ना। तो वलय को अगर आवेश दोगे तो आवेश यहां पर होगा, और इस वलय की त्रिज्या कितनी है बच्चों, r है। त्रिज्या कितनी है, r है। तो फिर इस केस में आप समझिए ये एक लंबाई है जिस पर आवेश है ना, ये कोई क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल तो पूरा आता, ये एक लंबाई है जिस पर एक आवेश है। ठीक, तो इसके लिए आप रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे लैम्डा, और वो क्या होगा, q डिवाइडेड बाय l। अब इस वलय की लंबाई कितनी होगी, इसकी परिधि होगी। ठीक है, तो ये यहां पर फॉर्मेट क्या आएगा, q डिवाइडेड बाय 2πr। ध्यान में रखिएगा लैम्डा कैसे निकलेगा, यहां पर q डिवाइडेड बाय 2πr। आपको परिधि का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही कई बार सवाल जो आता है वो कुछ ऐसा आता है। ये क्लियर हुआ। लंबाई का तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा अगर सीधा तार दिया हुआ है, अगर सीधा तार नहीं दिया हुआ होगा तो फिर वलय दिया हुआ होगा। ठीक है, कई बार ये भी आता है कि माना q आवेश किसी r त्रिज्या के खोखले गोले को दिया गया है, खोखले गोले को दिया गया है। खोखला गोला कौन सा बच्चों, प्लास्टिक की गेंद एक खोखला गोला है, वो अंदर से खाली होती है, उसमें हवा होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो जो अंदर से खाली हो तो भी आवेश कहां होगा, उसकी सतह पर। लेकिन अब ये वलय है या फिर गोला है, तो आंसर है गोला है भाई, ये बात ध्यान में रखना। तो गोले के पास में लंबाई होगी या फिर क्षेत्रफल होगा, आंसर है अब लंबाई नहीं अब क्षेत्रफल हो गया। बॉल के पास में क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है, जबकि कड़े के पास में क्या होती है, ऐसी लंबाई होती है, बाउंड्री होती है। ठीक है, जहां पर चीज आ सकती है। द्रव्यमान कहाँ होता है वो समझ लो, तो हम बोलते हैं इसका द्रव्यमान इसकी परिधि पर है इसलिए लंबाई यूज करी। लेकिन जब एक बॉल की बात करते तो उसका द्रव्यमान, खोखली बॉल की बात करते तो उसका द्रव्यमान कहाँ होता, सतह पर होता, पृष्ठ पर होता। ठीक, ये ध्यान में रखिए। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो इस बार पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा, और वो क्या होगा, q डिवाइडेड बाय s या q डिवाइडेड बाय a, क्षेत्रफल आएगा। और क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम बोलेंगे q डिवाइडेड बाय 4πR²। ठीक है, किसके लिए, खोखले गोले के लिए। ये का ये काम, मतलब ऐसा का ऐसा काम जो है
आप तब भी देख सकते हैं जब यहाँ पर चालक गोला होता। चालक गोले में भी आवेश कहाँ जाता है बच्चों? सतह पर जाता है, ध्यान में रखिएगा। चालक गोले में भी आवेश कहाँ जाता है? सतह पर जाता है। माना Q आवेश किसी ठोस चालक गोले पर स्थित है। ठोस चालक गोला मतलब अंदर से वो भरा हुआ है, ठोस है, जैसे लोहे की गेंद मानो जो अंदर तक भरी हुई हो, ठीक है। तो अंदर तक अगर भरा हुआ हो तो भी चूंकि चालक है, ये वर्ड गौर कीजिए, चूंकि चालक है आवेश सतह सतह पर ही रहेगा, इस चीज को गौर कीजिएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि इस केस में भी सिग्मा ही निकलेगा और वो Q डिवाइडेड बाय ऐसे ही होगा और उसे हम लिखेंगे 4 पाई कैपिटल R²। इस केस में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में हम ठोस अचालक गोला ले लेते तो फिर रामायण चेंज हो सकती थी। तो फिर क्या हो सकता था? उस अचालक गोले में आवेश उसके आयतन में भी जा सकता था। तो मैं लिख देता हूं, माना अचालक गोला और वो भी ठोस होना चाहिए। खोखला होता तो कोई दिक्कत नहीं है, खोखले में तो चाहे चालक हो चाहे अचालक हो यही रहेगा, ठीक है। ठोस में अगर चालक हो तो भी ये रहेगा, लेकिन अचालक हो तो फिर दिक्कत है। माना Q आवेश कैपिटल R त्रिज्या के ठोस अचालक गोले को दिया गया है। जो इसके आयतन में वितरित है। वो आवेश कहाँ है? उसके आयतन में वितरित है। तो फिर आप क्या निकालोगे बच्चों? रो निकालोगे। और वो क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय V। Q तो ऐसा का ऐसा, आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R³। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे डेरिवेशंस में यूज हो सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। तो इन्हें अच्छे से उतार लीजिए बच्चों और ध्यान में रखिए कि कब किसको कहाँ उपयोग में लेना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।